अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले हमने हार्ट फेलियर फिजिशंस एजुकेशंस पर एक वीडियो बनाई थी और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि हार्ट फेलियर एजुकेशन जो है वो उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और उन स्टेक होल्डर्स को जब तक के हम आगाही और मालूमात जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर उनमें कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स मरीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र करती हैं। तो लिहाजा हार्ट फेलियर एजुकेशन एंड एजुकेशन अब इसमें हमने बताया था कि जो फिजिशियन एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा आसान करके कुछ नॉन ट्रेडिशनल टाइप की ऐसी चीज़ें डिस्कस करूं जिनसे फिजिशियंस में दिलचस्पी पैदा हो कि हाँ वाकई ये चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उनको इन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए। और अगर उनको आगाही होगी तो वो अपने ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि उनके बहुत सारे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, उनको वो काफ़ी हेल्प आउट करके और उनकी बहुत सारे ख़र्चों को कम कर सकते हैं और बहुत सारी जिनको ज़हमा होती है बार बार अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्करों से, उनसे बचा सकते हैं और वो भी सस्ते में घर बैठे वहीं पर ही। क्योंकि हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो कोई एक ये नहीं कि ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की बीमारी है, ये नहीं कि ये कोई सिर्फ कराची हैदराबाद या उनकी बीमारी है। ये बीमारी जो है वो सब में होती है, मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है और हर एज में होती है, पैदाइश से लेकर हत्ता कि कुछ ऐसे हार्ट फेलियर होते हैं जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसमें भी हार्ट फेलियर, फीटल हार्ट फेलियर जो है वो होता है। तो लिहाजा ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी है ये इन यूट्रो से लेकर कब्र तक जो है वो इंसान के साथ जो है वो रहती है जी। तो लिहाजा इस बीमारी और चुनांचे ये कम्प्लेक्स है और पेचीदा है, तो उसको समझने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जो है वो समझना चाहिए। तो ये आज का जो सेशन है वो ये है कि अगर फिजिशियंस को हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस और आगाही देनी चाहिए तो उनको क्या बताना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है जो उनको उनके वो पता होना जो है वो ज़रूरी है और उसकी वजह से वो बहुत सारे मरीज़ों की मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। ये हार्ट फेलियर हॉस्पिटल एट होम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक 6 पिलर्स जो हैं उनको आपको दिखाई, उनमें से एक पिलर जो है मैंने बताया था कि होम बेस्ड हार्ट फेलियर सर्विस। ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई कंसेप्ट या कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा सेंटर है जो घर में हार्ट फेलियर की अस्पताल या घर में हार्ट फेलियर के मरीज़ों को
उनकी लाइफ को आसान बना के, क्योंकि कैंसर के लिए तो बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में भी आई एम श्योर कि हॉस्पिस टाइप की चीज़ें होंगी या ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं कि जहाँ पर जो है वो टर्मिनल कैंसर को जो है वो उन जगहों पर उनकी लाइफ को आसान बनाया जाता है। लेकिन ये किसी को पता नहीं है या बहुत कम फिजिशियंस को पता है कि हार्ट फेलियर की भी एक स्टेज ऐसी आती है कि जो ऐसे समझे कि लाइलाज हो जाती है, ख़ास करके हमारे जैसे मुल्कों में। जब वो एडवांस हार्ट फेलियर में पहुंच जाते हैं तो एडवांस हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ एडवांस हार्ट फेलियर थेरापीज़ की कमी है। तो जहाँ भी पेशेंट्स को एडवांस हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम होता है तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए ये जो होम बेस्ड हार्ट फेलियर है ये इंतहाई एक तो ख़र्चे से कम, वरना अस्पताल में बार बार, क्योंकि इनकी जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की जर्नी होती है एडवांस हार्ट फेलियर, ये घर में तो होती ही नहीं है, ये या इमरजेंसी या अस्पताल, इमरजेंसी अस्पताल घर, इमरजेंसी अस्पताल घर, इस तरह से। और हर दफ़ा जब भी अस्पताल में जाते हैं 8-10 दिन अस्पताल में गुजार के लाखों रुपए का बिल बना के, तो लिहाजा फिजिशंस को ये मालूम होना ज़रूरी है कि जो एडवांस हार्ट फेलियर स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम स्टेज डी भी कहते हैं, उनका इलाज जो है कोई डेफिनेटिव इलाज जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या एलवेड हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास पैलिएटिव केयर जो है वो पैलिएटिव केयर भी जो है वो हार्ट फेलियर की अवेयरनेस बहुत कम है। और वो पैलिएटिव केयर अस्पतालों में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। अस्पतालों में होगा तो खर्चा होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि चुनांचे उनमें प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिस तरह से हम कैंसर के टर्मिनल पेशेंट्स को घर में कंफर्टेबल रख के और उनको कहते हैं, तो इस किस्म के जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम होम बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करके और घरों में कंफर्टेबल रख सकते हैं। अब ये डिटरमिन करना फिजिशियन का काम नहीं है कि कौन सा पेशेंट कब तक ज़िंदा रहेगा, कब डेथ होगा, ये किसी भी फिजिशियन के बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि उनकी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है। और लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा किसी को कोई पता नहीं है कि कौन से मरीज़ का कब डेथ होगा। बहुत सारे स्टेबल पेशेंट्स हमने देखे हैं हार्ट फेलियर के, जिनमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सडनली डेथ हो जाएगा। और बहुत सारे एडवांस हार्ट फेलियर में पेशेंट्स होते हैं। अब एडवांस हार्ट फेलियर की जो पेशेंट्स होते हैं, कभी कभार उसमें भी हम फिजिशियन मार खा जाते हैं, इसलिए कि उसमें स्टेज सी और डी के बीच में जो है एक ट्रांजिशनल फेस ऑफ एडवांस हार्ट फेलियर होता है। जिन पेशेंट्स को जिस तरह से मुझे भी ऐसे ही मुगालता हुआ था अपने चचा के लिए कि प्रॉबली ही हैज़ गॉन इनटू एडवांस हार्ट फेलियर, क्योंकि 15 दिन के अंदर ये जो रेड डिप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 15 दिन में 3 दफ़ा अस्पतालों में जो है वो दाखिल हुए। और इस स्टेज पर जब 3 दफ़ा दाखिल हुए तो मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट मैंने समझा कि शायद अंकल जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। उनकी फैमिली ने भी समझा कि लेट हिम मेक कंफर्टेबल, अगर अस्पताल में प्रॉपर तरीके से ऐसे पेशेंट्स का इलाज नहीं हो पा रहा है तो व्हाई नॉट टू मेक हिम कंफर्टेबल एट होम। तो हम इस नियत से उनको जो है वो घर पर जो है वो लेके आ वो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 4था साल जो है वो हो रहा है और 4 सालों में दोबारा फिर वो अस्पताल में उनको उनके जितने भी हार्ट फेलियर से रिलेटेड इन्फेक्शंस हुए, बेड सोर्स हुए, हाइपोनेट्रीमिया हुई
और सारी चीज़ें हमने जो है वो घर पर जो है वो मैनेज की उनमें। तो लिहाजा ये जो होम बेस्ड हार्ट फेलियर सर्विस है, ये क्योंकि इस किस्म के पेशेंट्स फैमिली फिजिशियंस के पड़ोस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो फैमिली फिजिशियंस जो है वो उनमें अगर इस किस्म की नॉलेज हो और उनमें अवेयरनेस हो कि ये एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो उनको काउंसल करें और उनको उनके साथ आप अपना ताल्लुक़ जोड़ें और उन पेशेंट्स को आप अपने ही इलाके में वहीं पर ही जो है वो उनको उनकी लाइफ को कंफर्टेबल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो, क्योंकि ये पेशेंट्स जो होते हैं वो हार्ट फेलियर की दवाओं का डोज जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं वो यही होता है कि लेसेस का इंजेक्शन जिससे पेशाब ज़्यादा आते हों वो दे के और उनकी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल जो है वो बना के, और उनको खाने पीने में जो है वो थोड़ी कैलोरीज जो है वो इम्प्रूव करके, और उनको जो है वो या इन्फेक्शंस हो रहे हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करके इस तरह से। तो ये जो हार्ट फेलियर हॉस्पिटल एट होम यानी होम बेस्ड हॉस्पिटल, ये भी फैमिली फिजिशियन, आप फैमिली फिजिशियन अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। और इस किस्म के, जैसे मैं एक हार्ट फेलियर का डॉक्टर हूँ और पिछले 30 साल से हार्ट फेलियर को मैनेज कर रहा हूँ, और मैंने फ़ैसला किया कि मेरी जो मक्का में जॉब थी तो उस जॉब को सेक्रीफाइस करके मैंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी कि नहीं, मैं अब अपने चचा के हार्ट फेलियर को मैनेज करूं और उनको जो है वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर, और अभी तक 5 सितंबर को उन्होंने अपनी 98 बरस के जो है वो हुए हैं उन्होंने अपनी। तो लिहाजा देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो फिजिशियंस अगर समझें तो वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं हार्ट फेलियर के मरीज़ों को। जैसे मैंने कहा कि हार्ट फेलियर सिर्फ दवा लिखना या ये नहीं है कि दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन लिख के मरीज़ को दे दी तो हार्ट फेलियर सही हो गया, नहीं। जो फैमिली फिजिशियंस हैं या जो जनरल कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस हैं, जिस तरह से हार्ट फेलियर के जो खर्चे हैं, ये हार्ट फेलियर के खर्चे जो हैं ये अब अमीर मुल्कों की जो कमर टूट गई है वहाँ पर भी जो है वो उनकी चीखें निकल रही हैं कि हार्ट फेलियर के मरीज़ों पर अस्पतालों में बार बार दाखिल होने के जो खर्चे हो रहे हैं वो हुकूमतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अपने पॉकेट से खर्चा करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो हुकूमतों की इकानमी जो है वो, तो लिहाजा हार्ट फेलियर की जो कास्ट है, जो खर्चे हैं, उन खर्चों को किस तरह से कम किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसमें फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो उनका इंतहाई बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। और क्योंकि जो स्टेज बी, ए और बी वाले हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो फैमिली फिजिशियंस ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडरी केयर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने नेटवर्क ऑफ आउट पेशेंट क्लिनिक्स बताई, रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर के क्लिनिक, पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक, या जो कार्डियो ऑन्कोलॉजी, कार्डियो ऑब्स्टेटिक क्लिनिक, नर्स लेग हार्ट फेलियर क्लिनिक, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आप क्लिनिक्स अपने सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में इनकॉर्पोरेट करें, इनकी क्लिनिक्स पर पेशेंट्स को देखें और उनको जो है वो, तो आप बहुत सारे पेशेंट्स को जो अस्पतालों के खर्चे हैं वो कम कर सकते हैं, चाहे वो पहली दफ़ा अस्पताल में दाखिल होने के खर्चे या बार बार अस्पतालों में दाखिल होने के जो खर्चे हैं, या फिर जो स्टेज सी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको जितनी दफ़ा वो बार बार वो अस्पतालों में दाखिल, तो वो ये एडवांस हार्ट फेलियर की तरफ जाएंगे। तो स्टेज सी वालों को स्टेज डी हार्ट फेलियर में जाने से रोकें,
क्योंकि स्टेज डी वाले जो हार्ट फेलियर में पेशेंट जब जाते हैं तो उनके खर्चे स्टेज सी से भी बहुत ज़्यादा, कई गुना जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो लिहाजा जो फैमिली फिजिशियंस हैं या जो जितने भी लेवल 2 लेवल 3 जो केयर के हार्ट फेलियर सर्विसेज के जो फिजिशियंस हैं, वो इस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ास करके जो वल्नरेबल फेस है और वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल अगर होने से आप बचाएंगे तो उनके खर्चे जो है वो बच जाएंगे। तो लिहाजा फैमिली फिजिशियंस और उनका एक टारगेट जो है वो, उनको इस पॉइंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, और यहाँ तो खैर एडवांस हार्ट फेलियर थेरापी की सहूलतें नहीं है, एलवेट और ट्रांसप्लांट की सहूलत नहीं है, लेकिन जहाँ जिन सेंटर्स में मैं सऊदी अरब में काम करता था तो वो एडवांस हार्ट फेलियर के सेंटर्स थे, और सीसीपीसी हार्ट फेलियर की जो है वो एक्रेडिटेड, जैसी एक्रेडिटेड सेंटर्स थे। तो वहाँ पर ये चीज़, मैंने एक चीज़ नोट की कि जो एलवेट और ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो उनको एलवेट लगा देते थे, या ये वो ख़ास करके वो पेशेंट जिनको बार बार हार्ट फेलियर की वजह से अस्पतालों में दाखिल होते थे, हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो गया है, सेकेंडरी एमआरआई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है ऐसे पेशेंट्स को, या राइट हार्ट फेलियर जो है जिनको हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है वो अगर कोई रिवेस्कुलराइजेशन नहीं कर सकते, कोई वेल सर्जरी या कोई और चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकते, तो फिर आखिर में उनको जो है वो ट्रांसप्लांट और ये वो, तो जो वो पेशेंट्स होते हैं उनको भी, क्योंकि अब दवाएं ऐसी बहुत सारी अच्छी दवाएं आ गई हैं, उन दवाओं से उनको ट्रायल देना चाहिए पहले टारगेट डोज पर जो है, क्योंकि हम टारगेट डोज पर नहीं पहुंचते, हम बहुत जल्दी में ही उनको फिर जो है वो मैकेनिकल जो है वो सपोर्ट की तरफ जो है वो रेफ़र कर देते हैं कि इनको एलवेट लगा लें, और या ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र कर देते हैं। तो मेरी जो है वो तजुर्बे से मैंने सीखा है कि नहीं, इन पेशेंट्स को भी आप पहले दवा के टारगेट डोज पर पहुंचकर उसका ट्रायल ज़रूर दें बिफ़ोर सेंडिंग देम फॉर एडवांस थेरापी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जिनको हम एडवांस हार्ट फेलियर समझते हैं वो ट्रांजिशनल फेस में होते हैं और वो निकल आते हैं उनमें से। तो लिहाजा इस पॉइंट को जो है वो फिजिशियंस को समझना जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है, जो बहुत सारे पेशेंट्स या फिजिशियंस जो हैं वो पेशेंट्स की दवाएं, जब वो पेशेंट अच्छे हो जाते हैं तो उनकी दवाएं बंद कर देते हैं, या जब उनका हार्ट का फंक्शन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है तो वो दवाएं बंद कर देते हैं, दवाओं के डोजेज़ को कम कर देते हैं। क्या वो ठीक है? तो वो दवाएं, तो दवाओं को ये जो डोजेज़ को टारगेट डोज से डोज कम करना, और जी अनलेस के इंडिविजुअलाइज किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उनके कोई मनफी असरात जो हैं वो दवाओं के हो रहे हैं, तो वो एक अदर जो एक चीज़ है जिसके लिए, लेकिन अदरवाइज़ अगर पेशेंट आपके कंपनसेटेड फेस में ठीक है तो मेहरबानी करके उनकी दवाओं में, या उनको एडहेयर करें दवाओं में, खाने पीने में बदपरहेज़ी, और बाकी जितनी भी हार्ट फेलियर की जो नॉन फार्माकोलॉजिकल एजुकेशन है उनको बार बार पेशेंट्स को एम्फसाइज़ करें, जिसमें फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो उनका रोल जो है वो इंतहाई अहम है और सस्ता है। आप जो है वो उनको सस्ते में वही चीज़ जो हमारे पास जो है वो इतना दूर से आके वही चीज़ जो है आप सीख के और उनको जो है वो हेल्प आउट करें, और उनके खर्चे भी कम कर सकते हैं, और उनके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो सफ़र से बचा सकते हैं, पेट्रोल के खर्चे से बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं और आप करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें मेजर ऑर्गन डिसफंक्शंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट होती है, तो कुछ डॉक्टर्स चुनाचे रीनल इम्पेयरमेंट होती हैं तो वो उनको कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पिएं।
अब उनको ये पता नहीं होता कि हार्ट फेलियर उनका उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उनको जो है वो फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करके हमने, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो ड्राई वेट को मेंटेन कर सकें। फिर बाकी जो फिजिशियंस जिनको अवेयरनेस नहीं है तो वो कहते हैं कि जी आप फ्लूइड जितनी भी पीना चाहें, बल्कि वो इनकरेज करते हैं कि आप फ्लूइड ज़्यादा पिएंगे तो आपके गुर्दे जो है उससे जो है वो साफ़ हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है कि जब वो मरीज़ आके हमें बताते हैं कि छोटे से प्रॉब्लम किसी के लिए जब वो फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो ड्रिप लगा देते हैं। आप ड्रिप में कुछ भी नहीं है, वो मरीज़ भी कहता है कि जी मुझे कमज़ोर हो गया हूँ, ये हूँ, वे हूँ। अब ये जो कमज़ोरी है वो हार्ट फेलियर की वजह से है, वो फटीग जो है वो हार्ट फेलियर की एक वर्ष मतलब होने की एक वो है। तो लिहाजा उनको फ्लूइड, IV फ्लूइड, क्योंकि IV फ्लूइड अगर आप लगाते हैं तो उनका हार्ट फेलियर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड को निकालेंगे कैसे। तो लिहाजा जो हार्ट फेलियर के कंपनसेटेड पेशेंट्स हों उनको बार बार इस किस्म की ड्रिप्स और फ्लूइड्स इस तरह से देते हुए ज़रा एहतियात करें उनको। और इसके अलावा जो है वो जब हम हार्ट फेलियर की थेरापी शुरू कर देते हैं तो हम स्मॉल डोज से शुरू करते हैं। तो अगर जो कम्युनिटी फिजिशियंस हैं या सेकेंडरी टर्शरी केयर में जनरल फिजिशियंस वो हैं तो वो उनको डोज टाइट्रेशन जो है वो उनका जो टारगेट डोज है उस पर पहुंचने में हमारे मददगार साबित हो सकते हैं, ताकि पेशेंट्स जो हैं वो बड़ी अस्पतालों की तरफ जो है वो, क्योंकि जितनी बड़ी अस्पतालों में जाते हैं उनका उतना खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको अवेयरनेस है कि ये पेशेंट्स को टारगेट डोज जो है वो टाइट्रेट करके, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप भी कर सकते हैं, जैसे रीनल फंक्शन है, लिवर फंक्शन है, कभी कभार BNP की ज़रूरत पड़ती है या GFR की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हर जगह हर शहर में हो जाती हैं, वो चीज़ें आप चेक करके और उनके डोज को टाइट्रेट करके और उनकी हार्ट फेलियर की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये फैमिली फिजिशियंस कर सकते हैं, ये डूएबल है, प्रोवाइडेड कि आप ये सीखें और फिर अपने मरीज़ों पर अपने इलाके में प्रैक्टिस करें उन चीज़ों को। इसी तरह से बहुत सारे मरीज़ हमारे हार्ट फेलियर के होते हैं क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, और हमारे फिजिशियंस में फैमिली फिजिशियंस भी और पेशेंट, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं वो चुनांचे उनको इलाज से पहले चलने में सांस की शिकायत होती है, तो वो समझते हैं कि अगर वो आराम करेंगे तो उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो बेहतर होगा और हार्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें हम हार्ट फेलियर के मरीज़ों को मोबिलाइज़ करते हैं, बल्कि उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन, जुदा से हार्ट फेलियर रिहेबिलिटेशन की क्लासेस होती हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी किस किस्म की कितनी एक्सरसाइज के लिए उनकी प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो भी फिजिशियंस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को अपने इलाके में देख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका एजेक्शन फ्रैक्शन कितना भी है, लेकिन अगर वो चलने फिरने के काबिल हैं तो उनको इनकरेज करें वो चलें, रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी के काम हैं वो खुद से करें ताकि वो डिसेबिलिटी से बचें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आपकी बात ज़्यादा मानते हैं और आप सस्ते में कर सकते हैं। आप हमारे पास जब आते हैं तो उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो फैमिली फिजिशियंस और जो मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्डियोलॉजी या हार्ट फेलियर की प्रैक्टिस करते हैं वो उनको काफ़ी उनके खर्चों को कम करके और उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो जो सेक्सुअल इशू हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन बीमारी की वजह से होते हैं और कुछ दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से होते हैं। तो
मरीज़ अक्सर जो है वो उसकी, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं अपने डॉक्टरों से ये सवालात नहीं करते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि जो उनके फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो उनसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, वो हमसे सवाल नहीं करते लेकिन फैमिली फिजिशियंस से वो सवालात करते हैं। और फैमिली फिजिशियंस डरे हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको ये नहीं होता कि वो उनको इन सवालों के जो कड़वे जवाबात हैं या कड़वे सवालात हैं उनके जवाब को किस तरह से उनको सेटिस्फाई करें उस तरह से। तो लिहाजा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको कोई सेक्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी किस्म की। अगर वो सेक्सुअली फिट हैं तो वो सेक्स कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय करें, और उससे उनका जो हार्ट फेलियर है वो वर्स नहीं होगा। हार्ट फेलियर की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि क्योंकि सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उससे ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बढ़ती है, हार्ट पर लोड ज़रूर पड़ता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपके हार्ट फेलियर के सिम्टम्स वर्स होते हैं तो फिर आपको एहतियात करना चाहिए। पहले अपनी बीमारी का इलाज करके जब आप कंपनसेटेड फेस में चले जाएं और इम्प्रूव हो जाएं तो फिर जो है आपको अपने आप को, मतलब इतना ये नहीं कि सेक्सुअल अपना एक्ट के लिए आप जो है वो बिस्तर पर गिर जाएं उसके साथ, और सांस की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ दवाएं होती हैं जो फैमिली फिजिशियंस को पता होनी चाहिए, ख़ास करके बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं या कुछ और दवाएं हैं जिनकी वजह से जो है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो उनको चेंज करने से उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा जो सेक्स रिलेटेड मरीज़ सवाल पूछते हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वायग्रा टाइप की जो दवाएं होती हैं उन दवाओं का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने फिजिशियन से पूछते हैं कि ये जो वायग्रा टाइप की दवा है, बजाय वो हकीमों के ऐसे कुश्ते या इस किस्म के कुश्ते वो इस्तेमाल करें जो साइंटिफिकली हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है। लेकिन जो वायग्रा टाइप की जो दवाएं हैं उनका नाइट्रेट्स, जो दिल की कुछ दवाएं हैं जैसे नाइट्रेट्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, उनके साथ इंटररिएक्शन होकर उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो हम जो ऐसे पेशेंट्स हमसे वायग्रा के इस्तेमाल के लिए पूछते हैं तो हम उनकी दवाओं की लिस्ट को चेक करके उनको एडवाइस करते हैं कि इस दवा को बंद करके और आप जो है वो वायग्रा को इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करके और आप एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कि खाने और नींद के बाद जो है वो सेक्स इंसान की थर्ड एक रिक्वायरमेंट है, और ये उसको ये रिक्वायरमेंट, ये उसका जायज़ हक़ है कि वो फिजिशियन से सवालात करे, और फिजिशियंस का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे के उनको सेटिस्फाई करें। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ख़ास करके जैसे टोबैको प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन, निकोटीन पेच हर जगह, क्रिस्टलाइज, और वहाँ सऊदी अरब में दुबई में कैप्टागॉन के नाम से टैबलेट्स आती थी। ये जितनी भी चीज़ें ये हार्ट के फंक्शन को कम करती हैं। ये जो क्रिस्टलाइज है ये हार्ट अटैक भी करती हैं, कार्डियक अरेस्ट भी करती हैं, और हार्ट के फंक्शन को कम करके और हार्ट फेलियर भी जो है वो करती हैं। इसी तरह से अल्कोहल है, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो, ये हमारे मुआशरे में इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। आप इसमें भी जो फैमिली फिजिशियंस हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा उनसे वास्ता पड़ता है, आप कम्युनिटी में आप रोज़ाना उनके साथ जो है वो इंटरएक्शन होता है आपका, तो आप हमसे ज़्यादा जो है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के और इन चीज़ों से जो है उनको मना कर सकते हैं, ताकि वो ये चीज़ें उससे हार्ट, ना सिर्फ हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जिनको इस्टैब्लिश हो गया है हार्ट फेलियर उनको मज़ीद हार्ट फेलियर स्टेज सी से स्टेज डी एडवांस हार्ट फेलियर में जाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को जो सिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जो है वो फ्लू या नमूनिया की वैक्सीन आजकल अवेलेबल हैं, तो जो
डिज़र्विंग पेशेंट्स हों, अफोर्डिंग पेशेंट्स हों, तो आप उनको वैक्सीन लगा के उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे हार्ट फेलियर के होते हैं जिनकी हार्ट की रफ्तार जो है वो इर्रेगुलर होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, हार्ट की जितनी भी एरिथमियाज हैं उन सब में सबसे कॉमन जो है और सस्टेन रिदम एबनॉर्मलिटी है। अब ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स होते हैं, इनमें फालिज होने के चांसेस इम्कानात ज़्यादा होते हैं, या अगर हार्ट फेलियर का डिसफंक्शन है, एलवी डिसफंक्शन है, और अगर हार्ट की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, दवाएं जो हैं उनमें असर नहीं करती हैं, या दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट्स अगर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन, तो हार्ट फेलियर उनका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एंटीकोगुलेट करते हैं, यानी ब्लड थिनर देते हैं। लेकिन ब्लड थिनर जिन पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें फिर INR जो है वो हम चेक करते हैं कि उनकी जो INR है, क्योंकि सिर्फ दवा खाना जो है वो इतना ज़्यादा, दवा खाने से ये नहीं है कि उससे जो है वो अगर सब थेरापेटिक रेंज में उनकी INR है तो उनको स्ट्रोक से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे डिवाइसेस अपनी क्लिनिक में रखें। जैसे आप ग्लूकोज चेक करते हैं, इसी तरह से आप INR को भी अपनी क्लिनिक में चेक करके, और पेशेंट्स की जो है वो थेरापेटिक रेंज जो है वो 2 to 3, 2.5 से 3.5 तक ये थेरापेटिक रेंज है। तो ये आप INR अपनी क्लिनिक में जो है वो वहीं पर ही चेक करके, क्योंकि अस्पतालों में या लेबॉर्ट्रीज़ में जिनमें भेजते हैं उसमें टाइम भी उनका ज़्यादा ज़ाया होता है, ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। तो ये INR और इसके डिवाइसेस वगैरह जो हैं आप अपनी क्लिनिक में जो है वो रख के और इसकी तरबियत हासिल करके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज़हमा करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और किसी भी हार्ट फेलियर की वर्कशॉप अटेंड करके आप सीख के और बहुत सारे मरीज़ों के खर्चे भी कम कर सकते हैं और उनको स्ट्रोक से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ बहुत कॉमन है जिसके लिए बार बार मरीज़ जो हैं फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, वो है बुखार जो है वो। और जिनको भी हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं और उनको अगर किसी को कोई वेल डिजीज़ का प्रॉब्लम है तो उनमें एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं, या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और वो ड्रग्स पुश करते हैं उनमें भी एंडोकार्डाइटिस, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस के चांसेस होते हैं। तो ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं और उनको अगर हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इंसान हैं और उनको बचाएं, उनको निगलेक्ट ना करें कि उनमें, क्योंकि उनमें एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बुखार को सिर्फ ये ना समझें कि बुखार सिर्फ मलेरिया है, मलेरिया के इलाज दें। अगर बुखार सही नहीं होता तो आप समझें कि ये टाइफाइड है या ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये धुक्के से इस तरह से दवाएं जो है वो ना करें, ये जहन में रखें कि ये एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। ख़ास करके वो हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनको स्टेथो रखने से मरमर सुनाई दे रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में एंडोकार्डाइटिस को ज़रूर जो है वो सस्पेक्ट करें और मरीज़ों को अगर आप ट्रीट करें या फिर ऐसे सेंटर्स में उनको रेफ़र करें ताकि उनकी एंडोकार्डाइटिस का इलाज हो सके। इसके अलावा जो एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स होते हैं या जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, तो उनमें हार्ट में क्लॉट बनने के या वेजिटेशंस जो है वो एम्बोलाइज होती हैं। तो बहुत सारे मरीज़ आपके पास आते होंगे या जो आके कहते हैं कि उनको टांग में दर्द हो रहा है, किसी को बाजू में दर्द हो रहा है, और तो उनको पल्सेस नहीं होती हैं, वो कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो ये एम्बोलाइजेशन का इम्कान और ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये एंडोकार्डाइटिस के जो वेजिटेशंस हैं ये एम्बोलाइज करके स्ट्रोक कर सकती हैं या पेरिफेरीज में जाके रीनल फेलियर कर सकती हैं। इसी तरह से अगर हार्ट में कोई क्लॉट बन गया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो वो क्लॉट जो है वहाँ से टूट के टांग में जा सकता है और टांग को जो है वो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया कर सकता है। तो उसमें फैमिली फिजिशियंस या जनरल फिजिशियंस का
बहुत बड़ा रोल है, और वो फौरी तौर पर ऐसे पेशेंट्स को निगलेक्ट ना करें, ऐसे पेशेंट्स की पल्सेस को एग्ज़ामिन करें कि वो कोल्ड है, उनका टेम्परेचर को कंपेयर करें, और अगर उसका लिम्ब का कलर जो है वो चेंज हो रहा है तो उनमें टांग कटने की नौबत आ जाती है, तो उनकी टांगों को कटने से बचाएं। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है फिजिशियंस की कि आप जो है वो, आपकी अगर थोड़ी सी लाइल्मी की वजह से, या गलती में नहीं कहूँगा, लेकिन नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से अगर हमारे अस्पताल में, किसी बड़े अस्पताल में जाके उसकी टांग कट जाए तो वो हमेशा के लिए सारी ज़िंदगी जो है वो अपाहिज हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का भी फिजिशियंस को जो है वो ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। और यही हार्ट फेलियर के ही पेशेंट्स जो हैं वो, उनमें अब ये उन्हीं की बातें मैं कह रहा हूँ, मैं ये कोई रॉकेट साइंस की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हार्ट फेलियर के मरीज़ों के बारे में ही, उनकी जो फिजिशियन एजुकेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में ही, जो दवाओं के ख़ास करके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उनके जो एक्शंस हैं, उसमें ख़ास करके ये जो पेशाब आवर गोलियां या इंजेक्शंस हैं, इनके जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ और उसके ख़ानदान फैमिली को हम एम्पावर करते हैं कि ये जो पेशाब आवर गोलियां हैं वो आप अपनी तकलीफ़ के लिहाज से एडजस्ट करें, कि दवा का डोज बढ़ाएं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स के लिहाज से। तो इसके लिए जो फिजिशियंस हैं, आप भी, हम भी, क्योंकि हमारे पास हमारे पास यूजुअली तब पेशेंट्स आते हैं जो कश्तियाँ जला के, यानी जब एडवांस हार्ट फेलियर में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इस डॉक्टर के पास जाओ। तो अब वो जब तक वो पहुंचते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं होता अनफॉर्चुनेटली कि हम उनको ऑफ़र कर सकें। उनको जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हम एजुकेट करके और सिर्फ यही बता सकते हैं कि आप लाइलाज हो चुके हैं ऐसे। तो लिहाजा ये पेशेंट आपके पास जो हैं वो, और आप उनकी ज़्यादा जो है वो, हमसे ज़्यादा आप जो है वो, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो फ्यूरासिमाइड की दवा है, मरीज़ को अपना ड्राई वेट का पता होना चाहिए कि ड्राई वेट का मकसद ये है कि वज़न। अब ये वेट मशीन जो है ये रोज़ाना ना सिर्फ मरीज़ के पास, बल्कि डॉक्टर जो फिजिशियन जहाँ जाता है, हमारे बहुत सारे फिजिशियंस की इतनी अच्छी बड़ी बड़ी क्लिनिक्स और ये हैं, अस्पतालें हैं, लेकिन अच्छे किस्म की वज़न करने की मशीन नहीं है। पूरे अस्पतालों में मैंने देखा है कि वज़न करने की कोई अच्छी मशीन नहीं होती कि जहाँ डेली हार्ट फेलियर के मरीज़ों का वज़न कर सकें, इनटेक आउटपुट जो है वो मेयर कर सकें। ये इंतहाई ज़रूरी है, और ये जो है वो उसके बगैर आप हार्ट फेलियर को मैनेज जो है वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये ड्रग्स या का खासकर जो फ्यूरासिमाइड का जो, उसके लिए हम पेशेंट को एम्पावर करते हैं ताकि पेशेंट सीख ले और उसका डोज जो है वो बढ़ाना है, कम करना है, वो कर सके। इसके अलावा जो ड्रग्स की एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अभी भी हमारे यहाँ पुरानी दवाएं, डिजॉक्सिन टाइप की दवाएं, डिजॉक्सिन बहुत अच्छी दवा है, ये नहीं कि उनकी, लेकिन अभी भी 2025 में अभी भी हम देख रहे हैं कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है। हमारे फिजिशियंस उनको डिजॉक्सिन का डोज जो है वो, इतना डोज जो है वो उनको खिला रहे हैं कि वो डिटॉक्सिसिटी में ही चले जाते हैं। हम एमेडारॉन का डोज जो है वो उसको मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं उनकी ड्रग लेवल करनी पड़ती है, मॉनिटर करना पड़ता है, उनके पोटेशियम को मॉनिटर करना पड़ता है, उनके सोडियम को मॉनिटर करना पड़ता है, उनके लिवर गुर्दों को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के फ़ायदे भी हैं, उनके नुकसान भी हैं। तो लिहाजा ये जो ड्रग्स के नुकसान हैं वो भी हमारे फैमिली फिजिशियंस को अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि उनके साथ जो है उनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है मरीज़ों का। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं या दूर दराज होते हैं, तो अगर आप में इन चीज़ों की अवेयरनेस होगी कि ये पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है तो उसकी डिज लेवल करा लें, उसका डिजॉक्सिन का डोज चेक करें
कि वो मेंटेनेंस डोज पर है या कौन से डोज पर है। वो इमिडारॉन खा रहा है तो ऐसा ना हो कि इमिडारॉन खाते उसका हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाए पेशेंट जो है वो। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से जो है वो हम पेशेंट्स को सैक्रोपेटल वल्सार्टन के टारगेट डोज पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं। कुछ डॉक्टर स्पाइरोनोलेक्टोन का डोज जो है वो बढ़ा देते हैं, खास करके वो पेशेंट जिनको पता नहीं होता कि ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या हार्ट फेलियर की वजह से उनको क्रॉनिक पैसिव लिवर कंजेशन है, तो वो उसका डोज जो है वो बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से उनको हाइपरकैलेमिया हो जाती है और हाइपरकैलेमिया की वजह से उनको हार्ट की एरिथमियाज और ब्लॉक्स वगैरह हो जाते हैं। तो लिहाजा ये दवाओं के बारे में जो है वो मालूमात होना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से ये जो कैंसर थेरापी, कैंसर की जो दवाएं हैं उनके बारे में, जो कैंसर के मरीज़ रिकवर होके आपके पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ आते हैं तो उनसे ये ज़रूर सवाल पूछें कि आपने कब कैंसर की दवाएं तो नहीं ली हैं, पहले आपने कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, तो उनको सिर्फ ये अस्थमा करके ट्रीट ना करें और उनसे इस किस्म के सवालात पूछ के और सही बीमारी को तशखीस या उनको सही टाइम पर किसी फिजिशियन के पास जो है वो रेफ़र करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वज़न करने की मशीन जो है ये हार्ट फेलियर के हर मरीज़ और हर फिजिशियन के पास होनी चाहिए और हर फिजिशियन को और पेशेंट को अपने मरीज़ की ड्राई वेट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ड्राई वेट उसकी कितनी है। ड्राई वेट का मकसद ये है कि जब मरीज़ को हम अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं और उनका हार्ट फेलियर सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, लंग की कंजेशन ठीक हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं, एडिमा ख़त्म हो जाता है, असाइटिस ठीक हो जाता है, तो उसके बाद जो वेट होता है तो उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। तो ड्राई वेट जो है उनको पता होना चाहिए। और अगर ड्राई वेट से सपोज़ करके कि उन्होंने खाने पीने में कोई बद एहतियाती की है या बहुत सारे मरीज़ दवाएं छोड़ देते हैं कि जो डॉक्टर साहब ये दवा खाने से मुझे पेशाब बहुत आता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, मैं ठीक हूँ, तो वो दवाएं छोड़ देते हैं। अब वो दवाएं जब छोड़ देते हैं, खाने में बदपरहेज़ी भी करते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनमें फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। अब जब फ्लूइड उनमें अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो वेइंग मशीन से वज़न बढ़ता है। अब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जब तक होते हैं तब तक के वो फिर अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। अब हम चाहते हैं कि उनको अस्पतालों के खर्चों और अस्पतालों से बचाएं। अब मरीज़ जो है वो घर में या जो फिजिशियन, लोकल फिजिशियंस हैं, वो उनका वज़न जो है, अब उनका वज़न अगर एक दिन में 2 पाउंड, अगर किसी मरीज़ का वज़न जो है वो 70 kg है और एक दिन के अंदर उसके 2 पाउंड 3 पाउंड वज़न जो है वो बढ़ गया है, तो वो चर्बी के जमा होने से नहीं बढ़ा है, वो पानी की जमा होने से बढ़ा है। तो लिहाजा वज़न के बढ़ने को फौरी तौर पर, या अगर एक हफ्ते के अंदर 5 पाउंड से ज़्यादा वज़न जो है वो बढ़ गया है, इसका मकसद फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रही है। अब ड्राई वेट से ये वज़न 5 किलो ज़्यादा हो गया है तो उसका फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लेके और शुरुआत में सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही कि उसका जो डायूरेटिक का डोज है, दवाएं अगर छोड़ दी हैं तो दवाओं को रिज्यूम करें। अगर पेशाब लेने वाली गोली नहीं खा रहे हैं तो वो शुरू कर दें, अगर वो खा रहे हैं तो उसका डोज बढ़ा दें। ये आसान काम है, ये सारे फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस कर सकते हैं और सस्ते में और घर बैठे वहीं पर ही अपने इलाके में जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये ड्राई वेट के बारे में जो है वो मालूमात होना जो है वो। आखिरी जो स्लाइड है वो है हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ जोन्स मैंने बनाए हुए हैं और उनको मैंने 3 ज़बानों में बनाया हुआ है। वो सिंधी में भी मैंने बनाया है, उर्दू में भी बनाया हुआ है, इंग्लिश में भी बनाया हुआ है। तो ये हार्ट फेलियर के जोन्स होते हैं जो, और इनको हार्ट फेलियर जोन्स एंड सेल्फ केयर, यानी मरीज़ जो हैं वो अपनी खुद से अपनी जो बीमारी है उस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ उनको प्रॉब्लम हो तो फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो भी इन हार्ट फेलियर जोन्स के बारे में मालूमात हासिल करके
अपने मरीज़ों के छोटे छोटे सवाल और कन्फ्यूजन्स को लोकली और सस्ते में, बल्कि मुफ्त में बहुत सारी छोटी चीज़ें जो सवालात होते हैं वो उनको, ताकि इन छोटी चीज़ों के लिए मरीज़ जो है वो बलूचिस्तान से, पेशावर से कराची की तरफ आते हैं इन चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए। जबकि ये हार्ट फेलियर जोन्स जो हैं ये हैं ही मरीज़ों और उनके फैमिली के लिए कि वो अपने आप को उन चीज़ों से फेमिलराइज करें और कोशिश करें कि जो ग्रीन जोन में है। अब ग्रीन जोन क्या है? ग्रीन जोन वो पेशेंट्स हैं जो दवाएं खा रहे हैं, चेक करें कि वो रोज़ाना दवाएं अपनी खा रहे हैं, वो परहेज़ कर रहे हैं, उनको आम हलचल से सांस नहीं होता है, वो रोज़ाना अपना वज़न रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो ड्राई वेट जो है मेंटेन कर रहे हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो अपनी सूजन चेक करें कि उनको सूजन नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। तो ग्रीन जोन में माशाल्लाह इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? तो बी एवर ग्रीन। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे जितने हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं वो जहाँ भी बैठे हैं, किसी शहर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, किधर भी बैठे हैं, वो ये हार्ट फेलियर के जोन्स अपने जो हैं ये चेक करके और हमेशा के लिए सरसब्ज और शादाब रहें, ग्रीन जोन में रहें। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रीन जो है जोन को मेंटेन रखें कि इस तरह दवाओं को बंद ना करें, दवाओं को और जो खाने में बदपरहेज़ी ना करें, ये वज़न अपना चेक करें, सूजन अपनी चेक करें एंड बी एवर ग्रीन। अब अगर कोई येलो जोन में, ग्रीन जोन से येलो जोन में जा रहा है तो येलो जोन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? उनमें भी कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो मरीज़ और उसके अजीज़ रिश्तेदार और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अगर वो फिजिशियन के पास जाए तो फिजिशियन इतना अवेयर हो जो डिटेक्ट कर सके कि वो आप तो ग्रीन जोन में थे इतने 1 साल से 6 महीने से, अब तो आप येलो जोन की तरफ जा रहे हैं, आपकी ये है, आपकी जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो रहे हैं। आप थोड़ी सी हलचल करने से, पहले आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, अब आप नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको नहाने में, आपको कपड़े चेंज करने में आपका सांस फूल रहा है, तो आप फंक्शनल क्लास 3 और 4 में जा रहे हैं। आपकी दिल की रफ्तार जो है वो तेज़ हो गई है, रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो हो गई है, तो उसको कंट्रोल करें। आपने डायूरेटिक बंद किए हैं, आपका वेट जो है वो एक दिन के अंदर 2 से 3 पाउंड बढ़ गया है या 1 हफ्ते के अंदर 5 पाउंड जो है वो बढ़ गया है। इसका मकसद कि आप येलो जोन में चले गए हैं। अब येलो जोन में अगर आप चले गए हैं तो ये भी येलो जोन भी आप मरीज़ खुद और उसके अजीज़ रिश्तेदार वो भी खुद से मैनेज कर सकते हैं, या अगर वो फैमिली फिजिशियन के पास जाएं तो वो ये ना कहें कि आप टिकट पकड़ें और कराची जाएं, ऐसे ना करें। आप जो है ये चीज़ें आप सीखें और अपने मरीज़ों को हेल्प आउट करें। वहाँ पर जो रेड जोन में जो मरीज़ चले जाते हैं तो कौन सी वजूहत हैं जिनको हम रेड जोन्स कहते हैं, और अगर वो रेड जोन में चले जाएं तो इसका मकसद ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप फौरी तौर पर अपने जो हार्ट फेलियर के फिजिशियंस हैं, जैसे मेरे जो हार्ट फेलियर के जितने भी मरीज़ मैं देखता हूं तो उन सारे मरीज़ों को थ्रू आउट द कंट्री मैंने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देते हैं। मैं उनको एडवाइस जो है वो फ्री में जो है उनको एडवाइस दे देता हूं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ये करें, वो करें। और बहुत सारे मरीज़ इतने स्मार्ट होते हैं कि मरीज़ खुद वो चीज़ें करके और जो है वो बेहतर हो जाते हैं और वापस वहीं पर ही जो है वो। तो जो रेड जोन वाले मरीज़ होते हैं उनकी अचानक सांस जो है वो, जो ग्रीन जोन में होते हैं आराम से चलते फिरते हैं, उनको अचानक दवाएं खाने के बावजूद भी उनका अचानक सांस इतना ज़्यादा हो जाए कि वो सो नहीं सक रहे हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं, वो तो ये जो मरीज़ होते हैं उनको फौरी तौर पर इमरजेंसी में जाना चाहिए। इसके अलावा मरीज़ों को अगर जो कोरोनारी डिज़ीज़ के पहले उनको शरेयाने बंद हैं, तंग हैं, हार्ट अटैक हो चुका है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर है, अब उनको अगर अंजाइना के सिम्टम्स हो रहे हैं और उनका जो चेस्ट पेन है वो वर्स हो रहा है, बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, बार बार ज़ुबान के नीचे गोली रखने की ज़रूरत पड़ती है, पहले 1 गोली रखने से आराम आ जाता था, अब 3-3 4-4 गोलियां रखने के बावजूद अंजाइना सही नहीं हो रहा है, अंजाइना बढ़ रहा है उनका, तो ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी में जाना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी दिल की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो रही है
और कभी कभार ये है कि उनको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियास हो जाते हैं और उस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या इवन रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, चक्कर आते हैं। उनको डिपेंड करता है कि किस किस्म की वाल्व की उनकी प्रॉब्लम है या डिजीज़ है। तो जो बेहोशी के दौरे हैं या चक्कर आगे गिरना है, गिर के उनको चोट लग जाती है, कभी कुछ पेशेंट को टाँके लगते हैं। तो इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं वो भी उनको इमरजेंसी में जाना चाहिए, ये घर में मैनेज होने वाले पेशेंट्स नहीं हैं। तो इस किस्म के, या अगर कोई पेशेंट जो है वो अच्छा खासा पेशेंट बैठे बैठे जो है वो बेहोश हो जाता है और तो फौरी तौर पर वो मोहल्ले से फिजिशियन को बुला के आते हैं। तो उनको जो है वो देखना चाहिए कि वो पेशेंट जो है वो उसको कैरोटिड पल्स देखें, उसको आवाज़ दें कि या अहमद अहमद अहमद, वो रिस्पांस नहीं कर रहा है, उसकी कैरोटिड को चेक करें, कैरोटिड फील नहीं हो रही है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करें, उसकी छाती जो है वो नहीं हिल रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, फौरी तौर पर उनकी CPR शुरू करें। क्योंकि ये आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट है, उस वक्त जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं और करें। तो लिहाजा सारे जितने भी फिजिशियंस हैं उनको BLS की, CPR की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तरबियत लेनी चाहिए और वो CPR ट्रेंड हो, ताकि ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को आप CPR शुरू करें। जब तक पेशेंट आपका हॉस्पिटल पहुंचे तब तक आप उनकी CPR जो है वो जारी रखें, बल्कि एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो आप CPR करते हुए। और बहुत सारे पेशेंट्स इन CPR से, अगर आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट है तो उससे रिकवर होके अस्पतालों तक पहुंच जाते हैं और अस्पतालों में फिर जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उससे वो पेशेंट जो है वो बेहतर होकर रिकवर हो जाते हैं। आखिर में जो होता है, कुछ मरीज़ों का जो दवाएं वगैरह हार्ट फेलियर की खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जिस्म ठंडा हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को भी फौरी तौर पर अस्पतालों का रुख करना चाहिए, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो लिहाजा ये जो हार्ट फेलियर के जोन्स हैं ये बहुत ही आसान है। और जैसे मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है मैंने लिखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए आप फ़ोन करके, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके और ये ले सकते हैं। और इन जोन्स को पढ़ के आप अपने मरीज़ों की, अज़ीज़ रिश्तेदारों की और जो आपके पड़ोस में या आपकी क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको आप एजुकेट करके और इन हार्ट फेलियर के जोन्स को फॉलो करके हार्ट फेलियर के मरीज़ों के ख़र्चे भी कम कर सकते हैं और उनको बार बार अस्पतालों की ज़हमा से बचा के और उनको डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। और उनको जो कामकाज करते हैं उनको कामकाज के लिए इनकरेज करते, ताकि वो अपना रोज़गार करके, कामकाज करके और अपने बच्चों की रोज़ी कमा के और ज़िंदगी गुजार सकें।